एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 10th की सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जो कि है संघवाद। आज हम संघवाद का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं और ये चैप्टर पहले 3 से 4 पार्ट में पढ़ाया गया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराई गई हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में भी ये सारे चैप्टर्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन संघवाद का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। परिचय के द्वारा हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी नई बातें सीखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो परिचय में हम सबसे पहले देखें, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है संघवाद, तो संघवाद क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद संघवाद का अर्थ जानेंगे, संघवाद क्या है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे संघवाद का अर्थ क्या है, संघीय शासन व्यवस्था क्या कहलाती है। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, अर्थ संघीय शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, संघवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जानेंगे एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच क्या अंतर होता है, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच का अंतर जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था किस तरीके से है। तो भारत में संघीय व्यवस्था में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले बात आती है संघ सूची की। संघ सूची अर्थात वो सूची जिसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार को है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची या तीनों लिस्ट के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को। वहीं राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को। और तीसरी बात करें समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की, तो समवर्ती सूची पर संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे परिचय की श्रृंखला में, जानेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा नीति। भाषा नीति किस तरीके से भारत में भाषा को आधार मानकर राज्यों का बंटवारा किया गया, भारत में वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान के अंतर्गत दर्जा दिया गया, केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानेंगे। और भाई भाषाई राज्य क्यों बनाए गए, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग बनाने की जो प्रक्रिया थी वो क्यों करी गई। क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत विविधताओं से भरा देश है, विभिन्नताओं से भरा देश है। भारत में अलग अलग जाति और धर्म के साथ साथ अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग भी रहते हैं। तो एक समय पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों ने ये डिमांड उठाई कि हमारी भाषा को बोलने वाले की संख्या जो है, जितनी भी जनसंख्या है, उनको एक अलग राज्य बनाया जाए, वो सभी व्यक्ति एक अलग राज्य में रहेंगे। तो इस आधार पर भाषाई राज्यों की स्थापना करी गई, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। उसके बाद भारत में भाषाई विविधता किस तरीके की है उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे तीसरे पार्ट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण उसको कहते हैं जहां पर सत्ता सिर्फ एक हाथ में केंद्रित ना हो, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, सत्ता जो है सेंट्रलाइज्ड ना हो,
सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन करना, विकेंद्रीकरण करना, यानी कि हर स्तर पर शासन व्यवस्था का होना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो होती ही है, साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया था। किसके माध्यम से? विकेंद्रीकरण के माध्यम से, डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से, जिसमें बात कही गई थी पंचायती राज की। और 1952 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान बताए गए, उसमें ग्राम पंचायतों की भी व्यवस्था करी गई। उसके बाद देखें पंचायत समिति, और उसके बाद पंचायतों के सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं, पंचायत की बात हो गई। उसके बाद पंचायती स्तर का जो दूसरा स्तर है, पंचायती व्यवस्था को 3 स्तर का बनाया गया, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो ग्राम पंचायत एक स्तर देख लिया, उसमें पंचायत समिति को देख लिया, और पंचायतों की प्रमुख परेशानियां क्या होती हैं उनके बारे में देख लिया। ये सारी चीजें अपन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जिला परिषद क्या होती है, नगर निगम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये रहा अपना इस चैप्टर का परिचय, संघवाद का परिचय। तो परिचय में हमने काफी सारी चीजें जान ली कि कौन कौन से पॉइंट्स को अपन को कवर करना है, कौन कौन सी नई चीजों के बारे में हमें जानना है, किस आधार पर हमारे देश की राजनीतिक शासन प्रणाली जो है वो चलती है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में जाननी है। अब अपन शुरू करते हैं शुरुआत से। जैसा कि परिचय में सबसे पहले अपन ने देखा था कि पहले पार्ट में अपन सिर्फ और सिर्फ संघवाद के बारे में जानेंगे। तो संघवाद क्या है, पहली बात है अपने सामने, संघवाद क्या है। उसमें सबसे पहले जानते हैं भाई संघवाद का अर्थ क्या होता है, संघवाद का मतलब क्या होता है। संघवाद का अर्थ तो साधारण शब्दों में बात करें तो संघवाद जो है संगठित रहने का विचार है। संघ यानी कि संगठन और वाद यानी कि विचार, ठीक है। संघवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अपना शब्द संघ और दूसरा है अपना शब्द वाद। संघ यानी कि संगठन और वाद यानी कि विचार, यानी कि संगठित रहने का विचार ही क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। उसके बाद देखें तो संघवाद परिभाषा के रूप में, अब संघवाद को समझने की अपन कोशिश करें। ये हो गई भाई अर्थ की बात हो गई कि संघवाद का अर्थ क्या होता है। अब परिभाषा के रूप में संघवाद को समझें तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। क्या बात कही गई है, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। अब वो 2 स्तर कौन कौन से होते हैं, इसमें एक संघीय यानी कि केंद्र स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर की सरकारें होती हैं। यानी कि संघवाद में 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था होती है। संघवाद में 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से पहले है संघीय सरकार यानी कि केंद्र सरकार और दूसरी होती है अपनी प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर की सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था संघवाद में पाई जाती है। कितने तरीके की व्यवस्था पाई जाती है, 2 तरीके की, 2 स्तर की। संघवाद में 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब देखें आगे, संघवाद को कुछ इस मैप के जरिए समझाया गया है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। दुनिया के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के ऐसे 25 देश हैं जहां पे केंद्र स्तर और राज्य स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पे आपको कुछ देश दिख रहे होंगे, उनमें से 25 देश ऐसे हैं जहां पर संघीय शासन प्रणाली या संघवाद की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत का संविधान जब निर्मित हुआ था, भारत के संविधान का जब निर्माण किया गया था, तो भारत के संविधान में कई सारे देशों के संविधान से कुछ चीजें, कुछ प्रावधान, कुछ नियम, कुछ कानून उठा के एज इट इज लिए गए थे। यानी कि अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जिस देश के संविधान में जो विशेषता भारत के संविधान निर्माताओं को अच्छी लगी, वो विशेषता अपन ने अपने संविधान में ऐड करी। तो ठीक उसी तरीके से कनाडा के संविधान में संघवाद की विशेषता भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखी कि भाई संघवाद
संघवाद एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जहां पर दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया जाता है, एक ऊपर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें। तो ठीक उसी तरीके से कनाडा के संविधान को देखते हुए, कनाडा के संविधान में संघवाद की संघात्मक शासन व्यवस्था को देखते हुए भारत के संविधान में कनाडा से संघीय शासन या संघात्मक शासन व्यवस्था या संघवाद की प्रवृत्ति को या संघवाद की प्रणाली को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो संघात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से जोड़ी गई? कनाडा के संविधान से जोड़ी गई। अब देखें अपन आगे, संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? तो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। क्या बात कही गई है? संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। दो या दो से अधिक स्तर, पहला हो गया केंद्र सरकार, दूसरा हो गया राज्य सरकार। ठीक है, अब संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? केंद्र सरकार व उसकी विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। और आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए है। ठीक है, किसी सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है। केंद्र सरकार जो होगी वो किसके लिए होगी? पूरे देश के लिए होगी, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राष्ट्रीय महत्व यानी पूरे देश के महत्व के जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। दूसरे स्तर की बात करें, सबसे ऊपर क्या है? केंद्र सरकार। और दूसरे स्तर की बात करें तो राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, यानी कि रोज के कामकाज को देखती हैं। उसके बाद देखें, सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। क्या बात कही गई है? सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें, संघवाद में जो दो स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात कि संघवाद क्या होता है, संघवाद का अर्थ क्या है, संघवाद की परिभाषा क्या है, संघवाद में कितने स्तर की सरकारें होती हैं और संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। अभी तक अपन ने इतने जाना और क्या जाना? और सबसे महत्वपूर्ण चीज जानी कि भारत के संविधान में संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई थी। इतनी बातें अभी तक अपन ने सीख ली हैं। अब देखें, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, एक विशेषता हो गई। दो या अधिक स्तर होंगे किसमें? संघीय शासन व्यवस्था में। तो यहाँ सरकार जो है दो या अधिक स्तर वाली होगी। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर, क्या बात कही गई है? अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रही हूं, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कि अलग अलग राज्य की सरकारें अपने यहाँ का कर जो है, टैक्स जो है, अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग वसूल करेंगी। मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के नागरिकों से करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों से करेगी, बिहार की सरकार बिहार के नागरिकों से करेगी, अन्य राज्यों की सरकार अन्य राज्यों की सरकार से कर वसूलेंगी। यानी कि अन्य राज्यों की सरकारें अन्य राज्यों के नागरिकों से कर वसूलेंगी। प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार होता है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तीसरी विशेषता की बात करें तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। क्या बात कही गई है? विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र जो है, यानी कि किस सरकार का अधिकार क्षेत्र कितना होगा, ये सारी बातें संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित करी गई हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है।
उसके बाद 3 विशेषताओं के बाद अपनी चौथी विशेषता है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को, संविधान के मौलिक प्रावधानों के यानी कि संविधान में जो मूल बातें कही गई हैं, मौलिक प्रावधान है, मौलिक नियम है, मौलिक कानून है, तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ठीक है, क्या बात कही गई है? संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार जो है अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से किए जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि संविधान का जो मूल ढांचा है, अगर उसमें किसी भी तरीके का संशोधन होना हो तो सिर्फ एक स्तर की सरकार उस पर निर्णय नहीं ले सकती है। अगर संविधान के मूल ढांचे से, मौलिक प्रावधानों से संबंधित कोई नया नियम बनना हो, कोई संशोधन होना हो, कोई अमेंडमेंट होना हो, ठीक है, कोई संशोधन या कोई अमेंडमेंट होना हो तो केवल एक स्तर की सरकार उस पर निर्णय नहीं ले सकती। दोनों स्तर की सरकारों की सहमति के पश्चात ही उसमें कुछ नए कानून जोड़े जा सकते हैं या पुराने कानून में कुछ संशोधन किया जा सकता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार के लिए नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से लिए जाते हैं। तो ये हो गई अपनी क्या, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद अगली विशेषता है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। क्या बात कही गई है? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। किनको? अदालतों को, यानी कि न्यायालयों को। उसके बाद देखें, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच अगर अधिकारों को लेकर विवाद है, यानी कि केंद्र स्तर या राज्य स्तर, दो स्तर की बात अपन ने करी संघवाद के अंतर्गत, तो अलग अलग स्तर, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका होती है। यानी कि अगर केंद्र सरकार और राज्य स्तर की सरकारों के बीच किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है या अलग अलग राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है अधिकारों को लेकर, तो उन पर उनके लिए निर्णायक भूमिका निभाने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी कि उनके बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगली विशेषता देखें, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। स्वायत्तता से यहाँ पे मतलब है अधिकार, यानी कि स्वयं का अधिकार। अब वित्तीय क्षेत्र से संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं, फाइनेंशियल क्षेत्र से संबंधित जितने भी राइट्स होते हैं, जिनको क्या कहा गया है? वित्तीय स्वायत्तता। ठीक है, वित्तीय अधिकार निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत अलग अलग निर्धारित हैं। भाई सरकार के पास पैसा कहाँ आता है? राजस्व। राजस्व किसे कहते हैं? कर या टैक्स को, जो हम सरकार को विभिन्न माध्यमों से भरते हैं। तो वो निर्धारित करने के लिए क्या है भाई? विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित करे गए हैं। एक बात ये हो गई। अगली बात देखें, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना, पहला उद्देश्य क्या है? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो ये सारी बातें हो गई अपनी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की। अब चलते हैं अपन आगे। अब भाई संघवाद की बुराइयां क्या है? संघवाद क्या होता है, क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है, इतनी बातें अपन ने जान ली। अब अपन जानेंगे संघवाद की बुराइयां क्या है। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है तो एक नकारात्मक होता है। तो अब यहाँ पे बात कही गई है कि संघवाद की बुराइयां क्या है। विशेषताएं तो देख ली, अच्छाइयां तो देख ली, अब अपन को जानना है कि संघवाद में कौन कौन सी बुराइयां मौजूद है। पहली है केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। संघवाद में भले ही शासन व्यवस्था दो स्तर पर बटी हुई है,
केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों के बीच, राज्य सरकारों के बीच, ठीक है। लेकिन केंद्रीय सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है इसमें अधिक शक्तिशाली होती है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। संविधान में कोई भी संशोधन होना हो तो उसका अधिकार केवल और केवल किसे प्राप्त होगा? केवल और केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त होगा। उसके बाद देखें, संसद को ही अधिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। संसद जो अपनी ऊपर बैठी है, सबसे ऊपर है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं और संसद के 2 सदन होते हैं। राष्ट्रपति को हटा दो उसमें से, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा बचते हैं, तो 2 सदन होते हैं। तो जो अपने ऊपर सबसे ऊपर संसद है, पार्लियामेंट है, तो संसद को ही अधिक अधिकार होते हैं। उसके बाद देखें, धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना। धन से संबंधित अधिकार अधिकतर किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार के पास होते हैं, राज्य सरकारों की तुलना में। उसके बाद देखें, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप। क्या बात कही गई है? केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में जो है अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। तो ये सारी बातें हो गई संघवाद की बुराइयों के बारे में। पहली बात क्या सीखी थी कि केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। किस तरीके से है? क्योंकि संविधान संशोधन का अधिकार केंद्र को ही प्राप्त है, संसद को ही अधिक अधिकार प्राप्त हैं, धन संबंधी अधिकार भी केंद्र के पास अधिक हैं और केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप है। इस प्रकार से केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना संघवाद की बुराइयों में से सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें हो गई। अब अपन चलते हैं आगे। अब देखें, संघवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं? संघवाद कितने प्रकार का होता है? तो पहला प्रकार यहाँ पे दिया गया है आपको। पहला प्रकार दिया गया है साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। कौन कौन से प्रकार हैं? साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। तो साथ आकर संघ बनाना, इसमें क्या बात कही गई है? साथ आकर संघ बनाना 2 या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर, ठीक है। साथ आकर संघ बनाने में क्या बात कही गई है? 2 या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। 2 या अधिक इकाइयों को साथ में लो और एक बड़ी इकाई का गठन करना। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता जो है इसमें एक समान होती है। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता जो है इस प्रकार में एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद दूसरा प्रकार बताया है साथ लेकर संघ बनाना। इसमें क्या बात कही गई है? एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। साथ लेकर संघ बनाना, इसमें क्या बात कही गई है? एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। और जब आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन किया जाता है, यानी कि राज्यों को साथ में लेकर संघ बनाया जाता है, तो उसमें केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, जैसे कि भारत और जापान। और साथ आकर संघ बनाना में क्या है? 2 या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को लेकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है और सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। यानी कि साथ आकर संघ बनाने में सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती, या केंद्र के हाथ में ही सभी शक्तियां या सभी सत्ता या सभी पावर नहीं होती। इस प्रकार में सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता जो है एक समान होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरीके से संघवाद को अपनाया गया है। वहीं साथ लेकर संघ बनाने की बात अगर करी जाए, दूसरी बात करी जाए, तो एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संघवाद की प्रवृत्ति को अपनाया जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि विविधता को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। और जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के मध्य अलग अलग प्रकार की विभिन्नता यानी कि स्टेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसा कि अपन ने अभी परिचय में देखा था, अपन आगे पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो भाषा एक विविधता का माध्यम बनी। तो आंतरिक विविधता यहाँ पे क्या हुई भाई? भाषा हुई, ठीक है। तो भाई उस विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया गया और केंद्र सरकार जो है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि राज्यों के बीच
वैसे ही पूरे देश में डाइवर्सिटी फैली हुई है, विविधता फैली हुई है, तो भाई किसी एक को तो शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन शक्तिशाली होता है? केंद्र शक्तिशाली होता है। जैसे कि इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पे है? भारत और जापान में पाई जाती है। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें भाई, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर। एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच किस प्रकार का अंतर पाया जाता है, इस बारे में जान लेते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था में पहली बात अपन सीखें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है एकात्मक में, और संघात्मक में केंद्र सरकार की अपेक्षाकृत केंद्र सरकार जो है अपेक्षाकृत कमजोर होती है। उसके बाद देखें इसके अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार ही कर सकती है, और इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती संघात्मक शासन व्यवस्था में। आगे देखें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती हैं। शक्तियां जो है एक जगह पर केंद्रित होती हैं, और इसमें शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही नागरिकता होती है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? एक ही नागरिकता होती है। हर व्यक्ति को सिर्फ एक देश की सिटीजनशिप दी जाती है, एक ही नागरिकता दी जाती है। वहीं संघात्मक शासन व्यवस्था में कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है, उसके बाद देखें एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है, केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां वापस ले सकती है। वहीं संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। यानी कि केंद्र सरकार संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों से उनकी शक्तियां अपने पास नहीं ले सकती, बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों से उनकी शक्तियां वापस ले सकती है। तो इस तरीके से अपन ने कुल 5 अंतर पढ़े एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को आ जाएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो जिस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय में, आप उस हिसाब से शब्द सीमा के हिसाब से, वर्ड लिमिट्स के हिसाब से जो है आप इसका आंसर बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखें भाई, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता है और एक उससे भी अलग विशेषता है। बेल्जियम की शासन प्रणाली के बारे में हमने सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि जो आपकी क्लास 10th की एसएसटी का पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। बेल्जियम की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अब भाई बेल्जियम की सरकार, बेल्जियम की संघीय व्यवस्था और भारत की संघीय व्यवस्था में क्या अंतर अपन को देखने को मिलता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको बताया गया है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता, यानी कि भारत की एक विशेषता ऐसी है, भारत की संघात्मक शासन की एक विशेषता ऐसी है जो बेल्जियम के संविधान से मिलती है, और एक विशेषता ऐसी है जो बेल्जियम के संविधान से अलग है। ठीक है, तो पहले अपन जान लेते हैं बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता कौन सी है। भारत के संविधान में या भारत की संघात्मक शासन प्रणाली में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता कौन सी है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। क्या बात कही गई है कि भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। बिल्कुल, यानी कि भारत में भी केंद्र सरकार है, बेल्जियम में भी एक केंद्र सरकार है। वहीं बेल्जियम के संविधान से एक दूसरी अलग विशेषता क्या है भारत के संविधान में, उसको भी जान लेते हैं। तो बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की 2 क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई हैं। बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की 2 क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी कि 2 क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई हैं। जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है।
जहां पे बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की दो क्षेत्रीय सरकारों के हाथ में सौंप दी गई हैं, वहीं भारत में किस तरीके से अलग है ये प्रणाली। भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। ये बातें हो गई अपनी कि किस तरीके से भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक व्यवस्था है और उससे एक अलग विशेषता है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। भारत में संघीय व्यवस्था की अब हम बात करें, भारत में संघीय व्यवस्था किस तरीके से है। अभी तो अपन ने बेसिक चीजें जान ली, संघवाद का अर्थ, संघवाद की परिभाषा, संघवाद की विशेषताएं, संघवाद की बुराइयां और बेल्जियम और भारत के संघवाद में क्या अंतर है इस बारे में जाना, और साथ ही साथ एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है ये जाना। अब हम जानेंगे भारत की संघीय विशेषता के बारे में। भारत के संविधान में किस तरीके से संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, संघीय व्यवस्था का प्रोविजन किया गया है, उस बारे में जान लेते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ सन 1947 में। कब? 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। और क्या बात कही गई है? बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन, यानी कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। ठीक है, ये बहुत ही दुखद घटना थी। तो एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत जो है आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में जो है विलय हुआ। जब पहले क्या हुआ भाई, आजादी मिली और भारत पाकिस्तान दो अलग देश बन गए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। और भारत में क्या हुआ, आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े जो थे उनको भारत में विलय कर दिया गया, यानी कि भारत में मिला दिया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, संघ शब्द तब नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। अब देखें, भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। मौलिक रूप से यानी कि शुरुआत में। जब यहाँ पे मौलिक शब्द आप कहीं पे भी पढ़ें, मौलिक शब्द कहीं भी आप संविधान में पढ़ें तो उसका मतलब ये होता है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। जब पहली बार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, किस तारीख को, आप सभी को बताना है भाई ये बात। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तारीख को संविधान सभा के द्वारा बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने उस संविधान को स्वीकार किया। ये तारीख आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी यहाँ पे आपको, संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। एक प्रकार अपना कौन सा हो गया, संघ सरकार जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है, और दूसरा प्रकार कौन सा हो गया, दूसरा स्तर कौन सा हो गया, राज्य सरकार है। अब केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। क्या बात कही गई है, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। क्या बात कही गई है, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया था। वो तीसरा स्तर कौन सा था भाई, पंचायत और नगर पालिका। यानी कि तीसरा स्तर कौन सा हुआ, पहला स्तर हो गया भाई केंद्र सरकार, दूसरा स्तर हो गया राज्य सरकार। और केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, पंचायत और नगर पालिका के रूप में। उसके बाद देखें, हाँ जी, तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की अब अपन बात करेंगे। अभी तक अपन ने स्तरों की बात करी, भारत में संघवाद की बात करी।
पहली बात करी कि भारत में केंद्र और राज्य के स्तर पर बंटवारा है। फिर बाद में अपन ने बात करी मौलिक संविधान के बाद की, यानी कि मौलिक संविधानों में संघ और राज्य में बांटा गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन हुआ और पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में किया गया है। तो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। क्या बात कही गई है? संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को, अब भाई विधायी अधिकार क्या होते हैं? 3 हिस्सों में बांटा गया, पर विधायी अधिकार क्या होते हैं इस बात को भी समझ लो। विधायी शब्द का मतलब समझें। विधायी यानी कि कानूनी या नियम, ठीक है। विधि मतलब कानून, विधान मतलब कानून, या विधायी मतलब कानूनी। तो कानूनी अधिकार या नियम बनाने का अधिकार 3 हिस्सों में बांटा गया है और 3 हिस्सों में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी हैं वो 3 सूचियां? तो 3 सूचियां इस प्रकार से हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है आपकी समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इस तरीके से 3 स्तरों में बांटा गया है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची के जितने भी विषय हैं, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अब बात करें दूसरी राज्य सूची की, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। और समवर्ती सूची की हम बात करें तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, ठीक है। तो ये क्या बात हो गई अपनी भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 तरीके से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट, संघ सूची का अर्थ होता है, संघ सूची का अर्थ होता है सेंट्रल लिस्ट। वहीं राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और तीसरी सूची जिसको समवर्ती सूची के रूप में बताया गया है, तो समवर्ती सूची का मतलब होता है कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। ये बात हो गई। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें संघ सूची की हम बात करें, संघ सूची, तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं? तो कई सारे विषय, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विषयों के बारे में अपन को जानकारी दी गई है, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। पूरे देश के लिए इन मामलों का एक तरह की नीतियों की जरूरत है। पूरे देश के लिए इन मामलों की तरह नीतियों की जरूरत है, बिल्कुल है। उसके बाद देखें, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीति यानी एक सी नीतियों की जरूरत है। भारत देश के हर राज्य के लिए इन विषयों से संबंधित एक सी नीति, एक सी योजना की जरूरत है। इसलिए इन विषयों को किस सूची में डाला गया है? संघ सूची में। यानी कि इन पर कानून सिर्फ कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार कानून बनाएगी जिन विषयों पर, तो वो कानून पूरे देश में लागू होंगे। और ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर जो कानून बनाया जाएगा उन पर एक सी नीतियों की जरूरत है। पूरे देश में एक सी योजनाओं की जरूरत है। इसलिए इन विषयों को किसके हाथों में सौंपा गया? केंद्र सरकार के हाथों में सौंपा गया। केंद्र सरकार इनके लिए कानून बनाएगी, तो पूरे देश के लिए एक से कानून बनेंगे। उसके बाद देखें, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। किसको है? सिर्फ केंद्र सरकार को है। अब अपन बात कर लें संघ सूची में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। संघ सूची में कुल
कितने विषय हैं? तो देखें, पहले इसमें 97 विषय थे। कितने थे? पहले इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। पहले कितने विषय थे? पहले इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान की बात करें तो 100 विषय हैं। ठीक है, अब देखें, ये विषय जो मैंने अभी बताए हैं वो याद रखने। आपसे दो तरीके से यहां से सवाल पूछा जा सकता है। किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है? पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? तो पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। ये कब के विषय हैं? क्या कहा जाएगा इसको? मूल संविधान में। मूल संविधान में यानी कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था, मूल संविधान में 97 विषय थे। और वर्तमान में कितने पूछा जाए आपसे कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में इसके पास 100 विषय हैं, यानी कि 100 विषयों पर पूरे देश के लिए केंद्र सरकार एक सा कानून बना सकती है। अब बात करेंगे अपन राज्य सूची की। राज्य सूची की तरफ ध्यान दें तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषयों के बारे में बताया गया है। राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं तो कई सारे, लेकिन कुछ मुख्य विषय बताए गए हैं, जिसमें है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। उसके बाद देखें, राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, यानी कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राज्य सरकारों के पास है, अलग अलग राज्यों की सरकारों के पास है। भारत में जैसे कि अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने राज्य के विषयों पर बनाने का अधिकार है। अब भाई कितने विषय हैं इसमें? पहले यानी कि मूल संविधान में 66 विषय थे। कितने थे? 66 सब्जेक्ट थे। किसमें थे? पहले मतलब मूल संविधान में। और अब की बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 66 विषय हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। संघ सूची की बात हो गई, राज्य सूची की बात हो गई। अब आगे बात आती है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची जिसे कॉनकरेंट लिस्ट भी कहा जाता है। कौन सी लिस्ट कहा जाता है? कॉनकरेंट लिस्ट भी कहा जाता है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। क्या बात कही गई है? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। अब साझी दिलचस्पी यानी कि उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकती है। दोनों सरकारें चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार समवर्ती सूची के विषयों पर मिलकर कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ मुख्य विषय दिए गए हैं। और हाँ भाई, जो विषय यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि समवर्ती सूची में ये विषय हैं, राज्य सूची के ये हैं और समवर्ती सूची के ये हैं, तो आपको उनको रट लेना है, क्योंकि आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि शिक्षा किस सूची का विषय है। ठीक है, आपको बोल दिया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको बता देना है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो आपको जो है हर सूची के, हर लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से मुख्य विषय हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं? शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इन पर कानून बना सकती है। अब देखें, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है।
इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस किस को है? राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। किन पर कानून बनाने का अधिकार? समवर्ती सूची के विषयों पर। अब देखें, लेकिन अब यहां बारी आती है अच्छे से समझने की। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव हो, भाई अधिकार दोनों को दे दिए कि राज्य सरकार भी इस विषय पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार भी इस विषय पर कानून बनाएगी, लेकिन जब दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव उत्पन्न होता है, ठीक है, तब क्या होगा? लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। एक बात हो गई ये वाली क्लियर। अब देखें, इसके विषयों की बात करें तो पहले यानी कि मूल संविधान में पहले इसमें कितने विषय थे? पहले इसमें 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट्स थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने हैं? वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। अब देखें, अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, ठीक है, समवर्ती सूची की बात हो गई, राज्य सूची की बात हो गई और केंद्र सूची की बात हो गई। अब बात करेंगे अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? तो वे विषय जो ऊपर के 3 सूचियों में नहीं है। अवशिष्ट शक्तियों की बात हो रही है, ऐसे विषय जो ऊपर की 3 सूचियों में नहीं है, यानी कि ना वो विषय केंद्र सूची में है, ना वो विषय राज्य सूची में है, ना वो विषय समवर्ती सूची में है। तो वे विषय जो ऊपर की 3 सूचियों में नहीं है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं लिखे गए हैं, कुछ ऐसे विषय बचते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार फिर किसके पास बचेगा? केंद्र सरकार के पास बचेगा और उसे ही अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। चलते हैं आगे। अब भाई भाषाई राज्यों के बारे में जाने। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जब परिचय बताया था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, तब बताया था भाषाई राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से किया गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस किस तरीके की भाषाओं को शामिल किया गया है, भारतीय संविधान में किन किन भाषाओं को दर्जा दिया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। तो भाषाई राज्य की सबसे पहले हम बात करें। यहाँ पे देखें, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। क्यों थी भाई ये पहली परीक्षा और कठिन परीक्षा? भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 में, ठीक है। अब भाई अलग अलग जगह अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे। पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कश्मीरी, इस तरीके की कई सारी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग अपना एक अलग राज्य बनाने की डिमांड कर रहे थे, अपना एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, ताकि एक भाषा को बोलने वाले लोग एक जगह रहें, एक राज्य में रहें, एक प्रांत में रहें। तो नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जो पहले पुराने राज्यों की सीमाएं निर्धारित करी गई थी, लेकिन जब भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात आई तो नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। और जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी, तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। जब पहली बार सिर्फ एक भाषा के आधार पर एक जगह के लोगों की डिमांड उठी कि हमें भाई अपनी भाषा बोलने वालों का अपना एक अलग राज्य चाहिए, तो जो राष्ट्रीय नेता थे उस समय के, नेशनल लीडर्स थे उस समय के, उनको डर था कि इससे हमारा देश पूरी तरीके से टूट जाएगा, एकता के सूत्र में नहीं बंधा रहेगा, और जो हम जिसे अखंड भारत कहते हुए आए हैं वो अखंड भारत अब नहीं रहेगा, वो खंड खंड हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1947 का भारत यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सन 1947 का भारत किस तरीके का था भाई? सन 1947 के भारत की अपन बात करें, यहां से आप देखें,
यहां से आप देखें, ये जो सीमा आपको दिख रही है पाकिस्तान से अलग होके, इस सीमा की अपन बात कर रहे हैं। इस सीमा की तरफ आप ध्यान दें, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, भाई भारत का नक्शा बनाना सभी सीख लेना। प्रैक्टिस करनी है आपको, रोज दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आप, एक हफ्ते में एकदम परफेक्ट भारत का नक्शा जो है बनाने लगेंगे। इस तरीके से ध्यान से आप देखना, ध्यान से देखने की कोशिश करना। हाँ जी, तो इस तरीके से जो है आपको भारत की सीमा दिख रही होगी, ठीक है। ये तिब्बत है भाई, इधर अफगानिस्तान है, इधर अरब सागर है, इधर चाइना है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और ये अपना जो हिंद महासागर का भाग है ये अपना भाई श्रीलंका है, ठीक है। ये भाई आजू बाजू की चीजें हो गई भारत की, आजू बाजू कौन कौन से देश हैं ये चीजें हो गई, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, अफगानिस्तान, तिब्बत, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। यहाँ चाइना है, ठीक है। ये श्याम, श्याम क्यों लिखा है भाई, थाईलैंड का पुराना नाम था श्याम, ठीक है। अब देखें 1947 के भारत की बात हो रही है, यहां पे आप देखें भाई कश्मीर दिख रहा है आपको, पंजाब दिख रहा है, राजपूताना यानी कि पूरा राजस्थान यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके बाद देखें नेपाल युक्त प्रांत कुछ भारत में सम्मिलित दिखाई दे रहे हैं, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत, नागपुर के एरिया को पहले मध्य प्रांत कहा जाता था, ये मध्य भारत दिख रहा है। ये अपना हैदराबाद है, ये अपना बंबई है, ये अपना गुजरात है, ये मैसूर है, ये मद्रास है, ठीक है। इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको, एक अलग अलग राज्य नहीं दिख रहे होंगे, कई सारे राज्यों की सीमा एक दूसरे में सम्मिलित रूप से आपको दिख रही होंगी। लेकिन जब भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की डिमांड उठी, तब उस समय के राष्ट्रीय नेताओं के मन में डर बैठ गया कि अब भाई अखंड भारत जिसे कहा जाता था, एक भारत अखंड भारत अब कई सारे टुकड़ों में बिखर जाएगा, कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये अपनी बात हो गई 1947 के भारत की। कब की? जब भारत को भाषा के आधार पर नहीं बांटा गया था, जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया गया था, तब की ये बात हो गई। अब देखें केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज्यादा मजबूत और एकीकृत हुआ। केंद्र सरकार ने उस समय कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन के विचार को टाला कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना है। लेकिन यह अनुभव ये बताता है कि देश ज्यादा मजबूत और एकीकृत हुआ है। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक हुआ है और कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व नृजातीयता की विविधता को रेखांकित एवं महत्व देने के लिए किया गया था। और इस तरीके से हमें ये आधुनिक भारत दिखाई देता है, जिसमें आप देखें अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्य को दर्शाया गया है। और आप देखें इन सारे राज्यों का जो है भाषा के आधार पर गठन किया गया था। अलग अलग राज्य को उनकी भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर विभाजित कर दिया गया था। तो भाषा के आधार पर जब पुराने समय में पुराने नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि भारत कहीं टूट ना जाए, लेकिन जब भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया तो हमें देश ज्यादा मजबूत और एकीकृत होता हुआ नजर आया। प्रशासन पहले की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक हुआ। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व नृजातीयता की विविधता को रेखांकित व महत्व देने के लिए भी किया गया। अब देखें आगे, भाषा नीति क्या थी? भाषा नीति भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई।
पहली परीक्षा तो ये थी कि भाई इतनी सारी भाषा को बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं, अब भाई भारत में राज्यों का बंटवारा कैसे किया जाए, राज्यों का गठन कैसे किया जाए। अब भाई दूसरी कठिन परीक्षा आती है, उस समय भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर अब भाई भाषा नीति, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। भाई भारत में इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, अगर किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया तो अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों के मन में जो है क्या पैदा हो जाएगी, एक अलग तरीके की भावना पैदा हो जाएगी, एक अलगाव की भावना पैदा हो जाएगी कि हमारी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्यों दिया गया। तो ये थी कठिन परीक्षा भाषा नीति को लेकर। अब इस मामले को कैसे सुलझाया गया, तो भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी, एक भाषा हो गई हिंदी, और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि टोटल कितनी, टोटल 22 भाषाएं। ठीक है, एक है अपनी हिंदी और दूसरी है अपनी, एक हिंदी और दूसरी अन्य 21 भाषाएं, ऐसी टोटल 22 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो भाई ये पड़ाव भी पास हो गया। अब देखें अंग्रेजी को जो है राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि सरकार के जितने भी काम होंगे वो अंग्रेजी में होंगे। तो अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। यानी कि जो प्रदेश हिंदी भाषा को नहीं बोलते हैं, जिन प्रदेशों में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, वहाँ के लोग हिंदी भाषा को नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते, तो उन भाषाओं को, उन राज्यों को देखते हुए अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अब देखें सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को जो है संविधान में जोड़ा गया, संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से कुल कितनी भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया, संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो वही भाषा नीति से संबंधित जो परीक्षा थी वो भी पास हो गई। उसके बाद देखें हिंदी को राजभाषा माना गया है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% यानी कि 40% भारतीयों की मातृभाषा है, और 60% भाषावादी यानी कि भाषाओं को बोलने वाले ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषाएं बोलते हैं हिंदी के अलावा। तो हिंदी को राजभाषा माना गया है सिर्फ, पर हिंदी जो है सिर्फ 40% यानी कि लगभग 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय भी किए गए हैं। अब देखें केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। केंद्र सरकार का अगर कोई पद हो, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई वैकेंसी निकाली है, ठीक है, कोई भी परीक्षा निकाली है, तो आप 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। किसकी? लेकिन केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई वैकेंसी निकालता है तो केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से, इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने, विकल्प के रूप में एज अ ऑप्शन ये चुने कि मुझे इस भाषा में परीक्षा देनी है। चलिए अब देखते हैं आगे केंद्र राज्य संबंधों की। अब हम बात करें केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके के संबंध हैं संघात्मक शासन व्यवस्थाएं में। भारत में संघवाद की प्रवृत्ति को अपनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो शक्तियों के बंटवारे के पश्चात केंद्र राज्य संबंध हमें किस तरीके के नजर आते हैं उस बारे में जान लेते हैं। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं।
सत्ता की साझेदारी यानी केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था, संविधान के द्वारा इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। उसके बाद देखें, काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। ठीक है, अधिकांश समय तक क्या रहा है, काफी समय तक, एक लंबे समय तक हमारे यहाँ भारत देश में एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। और इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद अपन समझते हैं, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, अधिकांश समय तो ये देखा गया कि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है और अधिकतर राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार है। लेकिन जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश करी। ठीक है, अब केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करनी शुरू करी। और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यानी कि जिस विपक्षी दल की राज्यों में सरकारें हैं पर केंद्र में सरकार नहीं है, केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार है, तो इन दिनों केंद्र सरकार क्या करती थी, अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, खत्म कर देती थी। और यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, क्योंकि संघवाद में तो संघ और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों के बीच शक्तियों का समान रूप से बंटवारा किया गया है। और 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का भी उदय हुआ। देश के अनेक राज्यों में अपने अपने क्षेत्रीय दलों का भी उदय हुआ। और यही दौर केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत का भी था। भाई, गठबंधन की सरकार क्या होती है, यानी कि जब कई सारी पार्टियां मिलकर, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बना लेती हैं, उसे क्या कहा जाता है, गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो यही दौर केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत का भी था। और किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए क्या हुआ कि प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बना के एक सरकार बनानी पड़ी। यानी कि उसी दौर में केंद्र में भी कौन सी पार्टियां चल रही थी, किस पार्टी की सरकार चल रही थी, अलग अलग पार्टियों को मिला के गठबंधन सरकार चल रही थी। और उसी दौरान क्या हुआ था, अनेक राज्यों ने क्षेत्रीय दलों का भी गठन किया था। तो इस तरीके से क्या बात आती है कि जब शुरुआत में केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की अनदेखी करनी शुरू कर दी। और केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं थी उनको भंग कर देती, उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी उनको भंग कर देती थी। और ये काम जो है संघवाद की भावना के प्रतिकूल था, विपरीत था। तो उस अवधि में अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल भी उभर के आए और साथ ही साथ केंद्र में भी गठबंधन की सरकारें बनी। यानी कि कई सारी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, क्योंकि लोकसभा में किसी एक विशेष पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। अब देखते हैं इसके आगे क्या परिस्थिति पैदा होती है। हाँ, तो इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। यानी कि जब गठबंधन की सरकारें बनी, जब लोकसभा में किसी एक विशेष दल को बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन की सरकारें बनी और अलग अलग राज्यों में नए क्षेत्रीय दलों की स्थापना देखने को मिली। तो उसका क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है,
उसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। और इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला, यानी कि गठबंधन की सरकारें बन सकती हैं और नए क्षेत्रीय दलों की स्थापना हो सकती है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के एक बड़े फैसले से भी बल मिला और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। यानी कि जब केंद्र सरकार में किसी और राजनीतिक पार्टी का शासन होता था और राज्य सरकारों में अन्य पार्टियों का शासन होता था, तो केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। लेकिन जब बाद में अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों की स्थापना होने लगी, गठबंधन की सरकारें बनने लगी, तो सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति का विकास हुआ और राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकारों के लिए जो है मुश्किल हो गया। यानी कि अगर अब केंद्र में किसी दूसरी पार्टी का शासन होता है और राज्य में अन्य पार्टियों का शासन होता है, तो अब केंद्र सरकार जो है अन्य पार्टियों को भंग नहीं कर सकती। राज्यों में जिन पार्टी की सत्ता है उनको भंग नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र में भी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार 2 या अधिक पार्टियों को मिलाकर ही बनाई गई है। ठीक है, अब देखें, इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। क्या बात कही गई है कि इस प्रकार संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में जो है ज्यादा प्रभावी है। अब देखें आगे, गठबंधन सरकार का मैंने आप सभी के सामने जिक्र किया था, तो गठबंधन सरकार होती क्या है इस बारे में भी जान लेते हैं। एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार। क्या बात कही गई है? एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई गई सरकार, यानी कि अब किसी एक दल का शासन नहीं रहेगा। गठबंधन, ठीक है, गठबंधन का मतलब ये हुआ कि कई सारे राजनीतिक दलों की सरकारें जो है मिलकर अपनी एक सरकार बनाएगी और उसे क्या कहा जाएगा? उसे गठबंधन सरकार कहा जाएगा। ठीक है, इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं गठबंधन सरकार की भाई ज्वाला जल चुकी है। गठबंधन सरकार की सरकार बनेगी, शासन कई सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर करेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, गद्दी पर एक व्यक्ति बैठा रहेगा। भाई गठबंधन सरकार जो बन रही है, सभी व्यक्ति शामिल होंगे, कई सारी पार्टियों के व्यक्ति शामिल होंगे, पर नेता तो कोई एक बनेगा। तो ये एक नेताजी बैठे हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यानी कि सत्ता में कई सारे लोगों की भागीदारी है। कई सारे लोगों की भागीदारी। आप देखें, ये चुनाव चिन्ह आपको अलग दिख रहा है, ये चुनाव चिन्ह दिख रहा है, ये चुनाव चिन्ह दिख रहा है, ये चेहरे के साथ चुनाव चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है भाई? ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आपको गठबंधन सरकार का एक स्वरूप। क्लियर हुई बात? अब देखें आगे, अनुसूचित भाषाओं की अब हम बात करें। अनुसूचित भाषाएं क्या होती हैं भाई? भाषाओं का जिक्र चल रहा था, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का जिक्र चल रहा था। तो अनुसूचित भाषाएं कौन सी हैं? अनुसूचित भाषाएं यानी कि वे भाषाएं जिनको संविधान में दर्जा दिया गया है। तो ऐसी कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो अनुसूचित भाषाएं वे भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सी भाषाएं? वे भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, उन्हें अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। इसके बाद देखें, भाषाई राज्य क्यों? बात कही गई है कि भाषाई राज्य ही क्यों? तो राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं, हर राज्य की अपनी अपनी राजभाषा है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। जहां मराठी बोली जाती है, जहां गुजराती बोली जाती है, जहां पंजाबी बोली जाती है, जहां तमिल, तेलुगु, किसी भी प्रकार की भाषा बोली जाती है, वो उनकी राजभाषा है। तो हर राज्य की अपनी राजभाषाएं हैं और राज्यों का अपना अधिकांश काम किस भाषा में होता है? अपनी राजभाषा में ही होता है।
संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था कायदे से, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने, यानी कि जिन प्रदेशों में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी, जिन प्रदेशों में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी, उनने क्या किया, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है जारी रखा जाए, ताकि उन्हें अपनी भाषा को लेकर दिक्कत ना हो। यानी कि अगर उनकी भाषा में कोई चीज उपलब्ध नहीं है और हिंदी ही भाषा में है सब जगह, तो वो कैसे समझेंगे। इसलिए एक कॉमन भाषा रखी गई। वो कौन सी रखी गई? कॉमन लैंग्वेज, अंग्रेजी। तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाजी भाषा कौन सी हो गई भाई? अंग्रेजी हो गई। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। भाई भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए, तो तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया था। किस तरीके से? सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग किया जाए, इस अनुमति के साथ इस विवाद को सुलझाया था। और अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको ज्यादा लाभ पहुंचेगा। और राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। क्या बात कही गई है? राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। और भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। यानी कि जहां श्रीलंका में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच गृह युद्ध हुआ था, तमिल भाषा बोलने वालों के बीच, सिहली भाषा बोलने वालों के बीच और भारतीय मूल के जो तमिल भाषी लोग रहते थे उनके बीच जो गृह युद्ध छिड़ गया था कि भाई भाषा के आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। लेकिन भारत ने भाई क्या किया? भारत ने यह किया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कर दिया। और हम जो परिस्थिति श्रीलंका में उत्पन्न हुई थी, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने चैप्टर नंबर 1 में सत्ता की साझेदारी में श्रीलंका के उदाहरण के बारे में पढ़ा होगा। मैंने ही आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से भाषा के आधार पर वहां गृह युद्ध छिड़ गया था। लेकिन भारत इस गृह युद्ध से बच गया, क्योंकि भारत ने भाई परिस्थिति को देखते हुए यहाँ के राज्य को भाषा के आधार पर पुनर्गठित कर दिया। अब देखें भारत में भाषाई विविधता की। अब हम बात करें भारत में भाषाई विविधता। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। कितनी है? 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूहों के रूप में भी रखा गया है। उदाहरण के लिए देखें भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया है। किन किन भाषाओं को? भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और अन्य कई भाषाओं को किस समूह में रखा गया है? हिंदी के समूह में रखा गया है। और विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। उसके बाद देखें इन 114 मुख्य भाषाओं में से 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 114 मुख्य भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में? 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है।
और इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं मुख्य भाषाएं हैं और 22 भाषाओं को संविधान की 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है। अब आगे देखें। भारत एक विशाल देश है, हम सभी जानते हैं, जहां 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, 2 स्तर पर, सिर्फ 2 स्तर पर काम नहीं चलाया जा सकता। और भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। यानी कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं, मतलब सिर्फ राज्य जो कि यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं, कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है भाई। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है रूस से भी बड़ा है। रूस जो कि कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। और कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में, स्थानीय सरकार यानी कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस वहां का जो है, वही उस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को सुलझा सकता है। तो स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत भी महसूस हुई। हम बात कर रहे हैं भारत में विकेंद्रीकरण की बात हमने किस तरीके से शुरू की कि भारत एक विशाल देश है जहां पर 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना मुश्किल है। इसलिए भाई स्थानीय सरकारों की भी आवश्यकता पड़ती है, ताकि वहां के स्थानीय सरकारें अपने स्थानीय मुद्दों को, अपने स्थानीय मसलों को जो है सॉल्व कर सकें। तो कई स्थानीय मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी के माध्यम से वहां के मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। इसीलिए इस जरूरत को देखते हुए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर बनाने की जरूरत भी महसूस की गई। और वो तीसरा स्तर कौन था? पंचायती स्तर था। भारत में विकेंद्रीकरण की बात हो रही है तो तीसरा स्तर कौन सा था? वो पंचायती स्तर था। अब पंचायती स्तर किस स्तर पर काम करता है, इस बारे में भी जान लेते हैं। तो गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है। क्या बात कही गई है? गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है। किस स्तर पर? गांव के स्तर पर। उसके बाद देखें दिसंबर 1992 में, कब? दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये बात बहुत याद रखनी है आपको दूसरे पॉइंट की। कौन सी? दिसंबर 1952 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को मंजूरी प्रदान की और इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत बनाई गई। ये सारी बातें हो गई अपनी। अब देखें आगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक चौपाल पे एक पंचायत लगाई गई है, ग्राम सभा लगी हुई है। 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य प्रावधान या प्रोविजंस क्या थे? के पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य प्रावधान या प्रोविजंस क्या थे? अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। क्या प्रावधान थे 1952 के पंचायती राज व्यवस्था के? स्थानीय स्वशासी निकायों के यानी कि पंचायतों के चुनाव एक नियमित अंतराल के बाद कराना आवश्यक है। वो नियमित अंतराल कितना है? 5 वर्ष का है। और निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए जो है सीटें आरक्षित करी गई हैं और कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करे गए हैं। क्या बात कही गई है? 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करे गए हैं, यानी कि कुल जितने पद होंगे उनमें से 1/3 पदों पर महिलाओं का चुनाव किया जाएगा और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें जो हैं आरक्षित करी गई हैं। हर राज्य में अगला प्रावधान क्या है? हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। क्या बात कही गई है? हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, यानी कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक है, जहां पर देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की, जो कि राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तरीय चुनाव कराता है। वहीं पर राज्य चुनाव आयोग जो है पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराएगा और राज्य सरकारों को अपने राजस्व यानी कि अपने कर और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ेगा, यानी कि राज्य सरकार जो भी राजस्व वसूली करेगी, जो भी टैक्स वसूल करेगी, जो भी राज्य सरकार को कर प्राप्त होगा उसमें से कुछ हिस्सा, राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को, यानी कि स्थानीय स्वशासी निकाय कौन कौन से? नगर पालिका और पंचायतों को, पंचायत और नगर पालिकाओं को देना होगा। स्थानीय स्वशासी निकाय कौन कौन से होते हैं भाई? पंचायत और नगर पालिका को देना होगा। क्लियर हो गई बात इतनी? अब देखें आगे, ग्राम पंचायत क्या होती है? अब अपन एक एक चीज को अच्छे से समझ लेते हैं स्थानीय स्वशासी निकायों के बारे में। तो ग्राम पंचायत क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले अपन जान लेते हैं। प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है। हर एक गांव, ग्राम पंचायत की बात हो रही है, यानी कि प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है और प्रधान अध्यक्ष जो है सरपंच कहलाता है। सरपंच का चुनाव होता है। दूसरी बात करें अपन पंचायत समिति की। पंचायत समिति क्या होती है? कई ग्राम पंचायत मिलकर मंडल समिति पंचायत समिति का गठन करती है। कई ग्राम पंचायतें मिलकर किसका गठन करती हैं? कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करती हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। पंचायत समिति किसको मिला के बनाई जाती है? पंचायत समिति जो है कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है और पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य मिलकर के करते हैं। तो इस तरीके से पंचायत समिति का गठन होता है। दो बातें अपन ने सीख ली, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। पंचायतों के सामने मुख्य परेशानियां क्या निकल के आती हैं? भाई ग्राम पंचायतों का गठन तो कर दिया गया, लेकिन पंचायतों के सामने क्या परेशानियां उत्पन्न होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहली परेशानी है भाई ग्राम पंचायतों में जागरूकता का अभाव होता है। गांव के लोगों में जागरूकता का अभाव है, ठीक है, लेक ऑफ अवेयरनेस है। उसके बाद धन का अभाव होता है ग्राम पंचायतों के पास, क्योंकि पर्याप्त कर इनको नहीं मिल पाता है, पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है। अधिकारियों की मनमानी चलती है, क्योंकि गांव के इलाके में लोग जागरूक नहीं रहते तो वहां का जो प्रशासनिक तंत्र है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, वहाँ के अधिकारी जो हैं, ऑफिसर्स जो हैं, नौकरशाही व्यवस्था जो है वो अपनी मनमानी से काम चलाती है और वहाँ का पैसा भाई अपने हाथ में दबा लेती है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। इस तरीके से वहाँ पे विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो जागरूकता का अभाव है, धन का अभाव है और अधिकारियों की मनमानी है और जन सहभागिता में कमी है। अब भाई लोग जागरूक ही नहीं है, क्या काम कैसे होता है, क्यों करना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। गांव के व्यक्तियों की अधिकतर ये धारणा रहती है।
तो जन सहभागिता में कमी आती, यानी कि लोग जागरूक नहीं हैं, कामों के बारे में नहीं जानते, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, तो किसी भी कार्य में उनकी सहभागिता नहीं रहती है, लोगों का सहयोग नहीं रहता है। और देखें, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों को समय पर वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, धन की कमी बनी रहती है। उसके बाद देखें, चुनाव भी नियमित रूप से नहीं होते हैं, जागरूकता की कमी, तो चुनाव नियमित रूप से वहां पे आयोजित नहीं किए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमने पंचायतों की परेशानियों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे जिला परिषद के बारे में। अभी अपन ने ग्राम पंचायत यानी कि पंचायतों का विवरण देखा, अब हम जानेंगे जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद क्या होती है? किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। अभी अपन ने पंचायत समिति के बारे में पढ़ा था। तो एक जिले में जितनी भी पंचायत समितियां होती हैं, एक जिले में जितनी भी पंचायत समितियां होती हैं, उन सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। जिला परिषद में उसे जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। और जिला परिषद में कौन कौन होता है? जो उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद होते हैं, विधायक होते हैं और जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी होते हैं, वो भी जिला परिषद के सदस्यों के रूप में होते हैं। और जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है, ये बातें हो गई, बेसिक्स इंफॉर्मेशन हो गई जिला परिषद के बारे में, किस तरीके से जिला परिषद का निर्माण होता है, किस तरीके से जिला परिषद का गठन होता है, यानी कि जिला परिषद की संरचना क्या होती है, कहां कहां से कौन कौन से सदस्य होते हैं। अब हम बात करेंगे जिला परिषद के बाद नगर निगम की। किसकी बात करेंगे? नगर निगम की बात करेंगे। तो इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। अभी अपन ने क्या बात करी थी? ग्राम पंचायत की बात करी थी। अब इस तरीके और जिला परिषद की बात करी, और इस प्रकार के स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो है शहरों में भी काम करती हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। ठीक है, छोटे शहरों में क्या होती है? नगर पालिका होती है। और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पालिका और नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज कौन करता है? निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज कौन करता है? निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जनता द्वारा चुने गए। हर 5 वर्ष में इनके भी चुनाव होते हैं। तो जनता द्वारा चुने गए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज कौन करते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि जो जनता द्वारा चुने गए नेता होते हैं। और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष होता है, नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। तो ये बात हो गई सारी अपनी नगर निगम के बारे में हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में हो गई। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है आपका। और अभी तक हमने किन किन सारी चीजों को जाना? अभी तक हमने कुल मिला के संघवाद की व्यवस्था को जाना। तो सबसे पहले हमने जाना कि संघवाद क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, संघवाद की परिभाषा क्या होती है, संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, एकात्मक शासन संघात्मक शासन में क्या अंतर होता है।
भाषा के आधार पर किस तरीके से राज्य का पुनर्गठन किया गया उसके बारे में बात करी, भारत में किस तरीके की भाषा है उसके बारे में बात करी गई, संविधान में किस तरीके से अलग अलग विषयों को जो है दर्जा दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दर्जा दिया गया, किस तरीके से इन विषयों को बांटा गया और किन विषयों पर किन की शक्ति होती है नियम बनाने की, इस बारे में जाना। उसके बाद हमने विकेंद्रीकरण की अवधारणा को जाना, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को जाना, जिसमें हमने जाना ग्राम पंचायत, जिला परिषद और नगर निगम, इन 3 व्यवस्थाओं के बारे में अपन ने जाना कि कहां कहां किस तरीके से कितने स्तर की शासन व्यवस्था होती है। तो संघवाद में जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने लिए अलग अलग कानून बनाएंगे संघ सूची और राज्य सूची के अंतर्गत, वहीं तीसरे स्तर की भी व्यवस्था करी गई, यानी कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया, स्थानीय स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया और शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, और तीसरा स्तर पंचायती स्तर लेके आया गया। तो पंचायती स्तर में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और नगर पालिकाओं की हमने बात करी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो व्यवस्था करी गई उसके बारे में भी जाना। इस तरीके से भारत में किस तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघवाद को अपनाया गया है, इस बारे में जाना। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इस चैप्टर से संबंधित सारी चीजें आप सभी को पढ़ा दी गई हैं, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 3-4 पार्ट में ये चैप्टर भी पढ़ाया गया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको जो है डिटेल में पढ़ाई गई हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो आपको भाई डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाना है, वहां सारी चीजें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में भी सारी चीजें मिल जाएंगी। और कहाँ पे मिलने वाली है, किस चैनल पे मिलने वाली है? मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नोट्स और ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में अलग से लिंक दी हुई है, वहां से आप दोनों चीजें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को कवर करते हुए हम चलते हैं, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें से है स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ये सारे कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स जो है यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आज के सेशन को आप सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।